हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ भारतीय संविधान का विकास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर काफ़ी टाइम तक शासन किया, तो उस शासन को अनुकूल रूप से बनाए रखने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश शासन करते थे, तो उसके लिए कई सारे वो अधिनियम लाते गए जो हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए सीढ़ी की तरह उन्होंने काम किया और उसी पे कहीं ना कहीं हमारा संविधान आगे बन पाया। तो उसी के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ कि भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम भारत की आज़ादी से पहले क्या क्या एक्ट्स आए उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 1773। उस टाइम पे आया रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उस पोस्ट को हटा के उसने उसका नाम दे दिया गवर्नर जनरल। तो जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को हम उसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और यही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो इसकी एक और खास बात थी कि यहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय भी बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया जो कि बनाया गया कोलकाता में, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़ी जो रियासत थी वो कहीं ना कहीं बंगाल ही थी। तो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो उसके जो सबसे मुख्य न्यायाधीश थे, जो जज थे, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई। एक आया कि 1773 में जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गई थी, और सेकंड आया कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बना था जिसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। अब जो सेकंड हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है कि हमें किस एक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए, ऐसे तो बहुत से एक्ट्स हैं लेकिन मैं यहाँ पे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट आया हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि आया 1784 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि जो व्यापारिक मामले थे और जो राजनीतिक मामले थे, इन पर व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब गठन हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ही व्यापारिक मामलों पे कोई भी वो ले सकते थे, आदेश जारी कर सकते थे या कुछ भी, सब उनके ही अधीन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन था। और राजनीतिक मामलों में था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अंदर थे राजनीतिक मामले। तो पिट्स इंडिया एक्ट में मेन हमारे को क्या याद रखना है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आता है 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में जो मेन खास बात थी इसकी वो ये थी कि चार्टर एक्ट के अंदर जो हमारी दास प्रथा थी, सती प्रथा थी, उसका उन्मूलन हुआ था। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, कि जो सती प्रैक्टिस था उसको किसने बंद कराया था। तो उसका आंसर है, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर इसीलिए बनता है कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और नई चीज़ मतलब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहीं पर प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था, जो किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। तो 1833 का चार्टर एक्ट की ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हम आते हैं 1858। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अभी तक हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए जा रहे थे, अब उनका नाम बदल कर वॉयसराय कर दिया गया, कि अब उन्हें वॉयसराय कहा जाने लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि
सबसे पहला वॉइसरॉय कौन था? तो उसका आंसर आता है लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड कैनिंग थे वो सबसे पहले वॉइसरॉय बने, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हम आते हैं 1873 पे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसे पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया था औपचारिक रूप से। तो इसकी खास बात यह है कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो इसका जवाब है 1 जनवरी 1884 में, और इसी अधिनियम के तहत इस अधिनियम में इसे भंग किया गया था। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1876, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे ये डेट तो पूछते नहीं है, तो वो ये पूछता है कि इस इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। तो 1873 के तहत। इसी तरीके से 1876 में इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो आया उसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि यहाँ पे शाही उपाधि दी गई। तो अब जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उन्हें इंडिया की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया इसके तहत, कि जो महारानी विक्टोरिया थी वो इंडिया की रानी बन गई इस एक्ट के तहत। तो इसकी यही इसकी खासियत है। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है, ये तो फिर भी थोड़े कम थे, बट ये जो एक्ट है 1909 का भारत शासन अधिनियम, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे मार्ली मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार डायरेक्ट पूछा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो वही इसका आंसर है 1909। अब इसकी खासियत क्या है? इसमें सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई। कि इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो अपना नेता, अपनी जगह का नेता चुन सकते थे, और उसके चुनाव के लिए जो मुस्लिम थे वही लोग वोट भी कर सकते थे। तो यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिकता को वैधानिकता, लीगल ठहराया गया। तो इसकी एक खास बात है, मतलब मुस्लिम लोग ही मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करते थे, और इसे किसने किया? लॉर्ड मिंटो ने, इसीलिए इसका नाम मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। उसके बाद जो खास आता है वो आता है 1919 का इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी खासियत क्या थी? पहली चीज़, इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इस केंद्र में द्विसदन की स्थापना यहाँ पे की गई। अब केंद्र में द्विसदन कौन से लाए गए? एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्र परिषद। तो द्विसदन आ गए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बार द्विसदन किस सुधार के तहत आए थे, तो वो 1919 के सुधार के तहत आए थे, भारत शासन अधिनियम के तहत। और जो अब हम बताएंगे 1935 का इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे खास एक्ट है क्योंकि जो हमारा संविधान है वो कहीं ना कहीं इस एक्ट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 1937 के भारत शासन अधिनियम से हमारा जो संविधान है वो बहुत प्रभावित हुआ है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या खास बात थी? इसमें द्वैध शासन की बात की गई केंद्र में, कि कुछ मामलों में किसी का शासन होगा और कुछ मामलों में किसी का शासन होगा। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई कि जैसे कुछ संघीय विषय थे उस पे गवर्नर जनरल है वो निर्णय लेते थे, जैसे कि सुरक्षा से रिलेटेड उनमें गवर्नर जनरल लेते थे निर्णय, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए और थे उन पर जो गवर्नर जनरल की एक मंत्री परिषद बनाई गई थी वो उस पर निर्णय लेते थे। तो मंत्रिमंडल का आयोजन किया गया, तो बाकी बच्चों पर वो लोग उसका निर्णय लेते थे उनकी अधीनता में।
और इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यही है कि इसे भारतीय संविधान पर इस एक्ट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो अगर कोई मतलब अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत आया, तो 35 के अकॉर्डिंग आया। ठीक है, तो अब एक बार मैं जल्दी से इसे रिवाइज कर देती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है उसका विकास किस किस तरीके से हुआ, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया। सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसकी खासियत यही थी कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया, और जो फर्स्ट थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और एक सुप्रीम कोर्ट बना जो कोलकाता में बना था। सर एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था, जिसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, व्यापारिक और राजनीतिक क्राइटेरिया बनाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसकी खासियत ये थी कि वहाँ पे सती प्रथा, दास प्रथा को पूरी तरीके से उसका उन्मूलन कर दिया गया था, जो कि विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में हुआ। और वहीं पर एक प्रथम विधि आयोग का गठन भी हुआ था, जो लॉर्ड मैकाले ने किया था। फिर 1858 का जो इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर वॉयसराय कर दिया गया, और पहले वॉयसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। अब 1873 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था 1 जनवरी 1884 में। 1876 के रेगुलेटिंग एक्ट के हिसाब से शाही उपाधि महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी बना दिया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 35 में हमारे द्वैध सेशन आ जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जब भारत आज़ाद हो गया तो कौन बना, तो उसका आंसर हमारा आता है माउंटबेटन। कि भारत की आज़ादी के बाद कौन बना था, तो वो माउंटबेटन बने थे 1947 से 48 तक। फिर उसके बाद आया कि जब इंडिया का है तो इंडिया का ही इंसान बनना चाहिए गवर्नर जनरल। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल या लास्ट जो बने वो बने थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजा गोपालचारी, और ये 1948 से 1950 तक बने। और इसके बाद ये जो पोस्ट थी वो बंदी हो गई थी, क्योंकि 50 में हमारा अपना संविधान बन गया था। तो ठीक है, थैंक यू।